दाऊद की कितनी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ है, जिंदा है, बीमार है? फिल्म में दिखाया है कि मरने की हालत में है, और एक सीन ये भी दिखाया है कि मैं दाऊद को नहीं मार पाया। तो हमारी एजेंसी से भी पूछा जाता है कि अब तक आप लोग दाऊद को क्यों नहीं मार पाए, तो इस पे बताइए जरा। सर एक्चुअली क्या है, देखो दाऊद अगर 1951 के आसपास शायद डेट ऑफ बर्थ है उसकी, तो आज हिसाब से 75 साल के आसपास होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि दाऊद को क्यों नहीं मार पाते। एक्चुअली क्या है, जब भी किसी देश, दुनिया में कोई भी, देखो पाकिस्तान हमारा स्टेट नहीं है सर, हमारी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, एक अलग देश है, एक आज़ाद देश। जब भी किसी देश के अंदर किसी आदमी को वहाँ की पूरी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, या वहाँ की आर्मी प्रोटेक्ट करे, वहाँ की ISI, मतलब वहाँ की सीक्रेट सर्विस, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी आदमी को मारना असंभव नहीं है, तो मुमकिन भी नहीं है सर। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि आज क्या है, आप ही की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत ले लेता है, बाकी भारत की पूरी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करती है, हमारी एजेंसीज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या धरती की कोई ताकत है सर जो आपका कुछ बिगाड़ दे? चाहे अमेरिका अपनी पूरी पावर लगा दे, ब्रिटेन लगा दे, दुनिया लगा दे, आपको छू नहीं सकता। तो ये कहने को बहुत इजी लगता है कि यार कि क्यों अभी तक टारगेट नहीं किया किसी आदमी को। तो सेम एक इंसान को बचाने के लिए पूरा देश है, उनकी पूरी आर्मी है, उनकी ISI है पूरी की पूरी। अब क्यों बचा रहे? क्योंकि उससे दाऊद से ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत प्यार है सर, दाऊद के थ्रू उनको बिजनेस, क्योंकि हर इलीगल बिजनेस दाऊद करता है, एवरी इलीगल बिजनेस। तो दाऊद ही इब्राहिम मर भी जाएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोज करो कि वो मर जाए, तो मरने के बाद भी दो वो रीजन है कि कभी लोगों को पता नहीं चलेगा। पहला रीजन तो ये कि पाकिस्तान ने कभी बोला ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उनके देश में है। ठीक है, अगर पाकिस्तान कभी डिस्क्लोज हो जाता है कि दाऊद इब्राहिम मर गया, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्या जवाब देगा सर? यानी कि पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है वो, क्योंकि आज दाऊद इब्राहिम एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। 1993 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम क्या है, एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी और एक अंडरवर्ल्ड डॉन में दोनों में फर्क है। तो मरने के बाद भी पहली चीज तो क्या होगा कि पाकिस्तान कभी बताएगा नहीं दाऊद मर चुका है, चाहे उसको कहीं भी दफना दे। दूसरी चीज, मरने के बाद पाकिस्तान चाहेगा नहीं कि दुनिया को पता चले 10, 15, 20 साल, क्योंकि दाऊद के पास पैसा आता है। एक एग्जांपल के लिए, आप किसी दुकान के मालिक हो, आपके 10 वर्कर आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर उन वर्करों को यही पता चल गया कि हमारा मालिक मर चुका है, अब जो हर महीना कमा रहे हो खुद ही रखेंगे ना, क्योंकि मालिक तो है ही नहीं, अब उनसे कोई मांगने वाला नहीं है। तो ISI और पाकिस्तान गवर्नमेंट एक इकोनॉमी के लालच में भी क्या नहीं होगा, कभी दुनिया को बताएगा नहीं 10 साल 15 साल के बाद कि वो जिंदा है। ये दो कारण। और तीसरा मैंने आपको बताया सर कि हर मूवमेंट 24/7/365 ISI के हिसाब से दाऊद इब्राहिम चलता है कि वो कब निकल रहा है। मैं ये भी बोलूं, अगर हम भी लोग, मैं आपको एक चीज बताऊं, चलो सपोज करो हम लोग किसी एम्बेसी के थ्रू कहीं मीटिंग करने जाते हैं, हमारी 5 गाड़ियां गई सर, पांचों के पांचों हमारे जेट ब्लैक हैं, 5 गाड़ियां अंदर गई हैं, उन 5 गाड़ियों में कौन है नहीं पता, क्योंकि पूरे जेट शीशे हैं पूरे के पूरे। जब उन गाड़ियों से कोई अंदर से भी आ रहा होगा, आपको पता चल पाएगा सर कि कौन आया है? हम भी किसी से मीटिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम भी जाते हैं मीटिंग करने, या एम्बेसी के थ्रू कभी किसी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो गाड़ियां जाते हैं, उसमें बैठ के वापस आता छोड़ते हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन आया कौन गया। तो सर देखिए, दाऊद का अगर आपने इंडिया के अंदर ही एक चीज सुना हो कि शायद 11 जुलाई 2005 की घटना है, एग्जैक्ट डेट आप चेक कर लेना। इसी दिलजाम बैठे हुए यहीं से बगल में अशोका होटल है यहाँ पर एक, तो अशोका होटल के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट करती है मुंबई पुलिस। ठीक है, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को। ओके, और उसमें एक और नाम आया था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाम था, उसमें हमारे डोभाल साहब का नाम आया था उस टाइम, कि दाऊद को मारने के लिए ये दोनों के दोनों लोग रेडी थे। लेकिन आप उस आदमी का नेटवर्क सोचो कि उसको पाकिस्तान बैठकर ये पता चल गया कि अशोका होटल में मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाता हो? मुंबई में। और वहां के कोई असलम, उस टाइम पुलिस, मुंबई पुलिस में कोई असलम थे, वो आते हैं और आने के बाद इन दोनों को अशोका होटल से अरेस्ट करते हैं, जबकि बताया भी जाता है कि ये काम हमारी इंटेलिजेंस का काम है और हमारे को ये काम किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस इस चीज को नहीं मानती, क्योंकि विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह दोनों वांटेड थे एज ए क्रिमिनल, जैसे आपने धुरंधर वगैरह देखी हो। तो शायद अगर उस टाइम की गवर्नमेंट, 2005 की बात है, क्योंकि एक्यूरेट लोकेशन पता था कि दाऊद का मूवमेंट कहां पर होने वाला है। अगर जो आज जो लोग जो पिक्चरों में देख रहे हैं, तो 2005 में भी था, लेकिन 2005 के टाइम में गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, उसको वहीं रोक दिया सर। तो फिल्म में जो दिखाया कि उस टाइम पे इतना एक्शन नहीं लेते थे, अभी ले रहे हैं। 2005 की घटना है ना सर, मैं कहता हूँ अशोका होटल से आप आज भी रिकॉर्ड चेक कर लो गवर्नमेंट के कि विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को अरेस्ट किया गया नहीं किया था। तो फिर लेकिन नेक्स्ट दिन डोभाल साहब से बात पूछी, तो डोभाल साहब
तो फिर ये गवर्नमेंट का रूल ही है, डिनाई करते हैं कोई भी चीज को। आर माधवन ने डोभाल साहब का रोल प्ले किया है, ऐसा बोलते हैं धुरंधर 2 में। बोलते हैं उसमें एक सीन है जब वो सिगरेट अपने बुझाते हैं तो वो एस्ट्रे जो होता है उसको भी साफ कर लेते हैं, साफ करके अपनी जेब में ही रखते हैं, जेब में रखते हैं ताकि कोई एविडेंस ना छूटे, कोई डीएनए ना छूटे। तो ऐसा होता है स्पाइस। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि ऑफिशियली तो गए नहीं हो दुबई में, हाँ, ना ऑफिशियली उनकी मीटिंग हो रही है वहां किसी चीज से, ठीक है। इन फ्यूचर के अंदर, भविष्य में, अगर दुबई गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी ये प्रूफ करना चाहे कि ये इस दिन दुबई में थे, तो ना बता पाएंगे। डीएनए वहां छूटता है तो इस चीज का मतलब है कि आप कभी ना कभी यहाँ आए थे, तभी आपका डीएनए था ना। तो उस सिगरेट के उस ऐश को भी अपनी जेब में रखने का रीजन ये है कि मेरा डीएनए यहाँ नहीं छूटना चाहिए, कि मैं इस जगह पर प्रेजेंट था। वो चीज इसमें दिखाई सर। पर चलो ऑफिशियली नहीं गए थे ऐसा दिखाया है, पर अगर ऑफिशियली भी आते हैं व्लादिमीर पुतिन तो बोलते हैं वो अपना पॉटी वगैरह वापस लेके जाते हैं जमा करके। सर देखो, एक चीज ये है कि जो चीजें सुनने में, जो हम सुनते हैं कि जो चीज एज ए सिक्योरिटी के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि आप, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, आप मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को, आज के टाइम में साइंस इतना आगे जा चुकी है सर, मुझे ही पता ना मेरी बॉडी में क्या कमी है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर सपोज करो मेरा बीपी ज्यादा है, कुछ भी XYZ, मेरे को ये डिजीज है, जब तक आपको मेरी बॉडी का नहीं पता होगा तो आपको मेरी कमजोरी नहीं पता ना। अगर बॉडी का कोई भी चीज ले जाने का मतलब क्या, आप उसकी कमजोरी पता करना चाह रहे हो, तो वो देश अपनी कमजोरी देना नहीं चाहता ना सर। मतलब दुनिया के अंदर सबसे डेंजर इंसान कौन है? जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो मेरे लिए सबसे खतरनाक। जिसके बारे में आपको जितना ज्यादा पता होगा, आप उसके लिए उतना इजी हो जाते हो सर। तो उसका मतलब है कि आज अगर सोशल मीडिया पे लोग अपनी चीजें बहुत ज्यादा बता रहे हैं तो वो खतरनाक है। तो बचा ही नहीं सर। तो जीवन में कितना बताना है सर, वो आपके ऊपर निर्भर करना चाहिए कि आप कितना बता रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है, आज उदाहरण ले लो कि अमेरिका सब चीजें बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका को पता है कितना बताना चाहिए सर, कितना बताना चाहिए, कितना जरूरी है, और इस बताने से दुनिया में कितना रिएक्शन होगा, ये देश उतना ही बताते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ पता चल गया सर। इसका एक उदाहरण आपने एप्स्टीन फाइल आप देख ही चुके हैं कि भाई एप्स्टीन फाइल कि देखो लीक होगी। लीक नहीं हुई यार। आपको क्या लगता है कि बिना डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के एप्स्टीन फाइल कभी बाहर आएगी सर? करेक्ट, कभी नहीं आएगी। 2019 में आनी थी, 2019 में भी ट्रंप वहीं के प्रेसिडेंट थे। आज एप्स्टीन फाइल आती है और सबसे पहले क्या दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के उसमें जो लोगों ने देखा वो दिखा। अमेरिका को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, डोनाल्ड ट्रंप या वेस्ट बोलता हम तो ऐसे ही हैं। फर्क पड़ता है बाकी दुनिया में सरकारें गिर गई सर। समझे पूरी दुनिया को किस तरह से ब्लैकमेल किया गया एप्स्टीन फाइल के चक्कर में, क्योंकि लोगों ने क्या बोला कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे हैं और उसमें जो भी चीजें आ रही हैं सब कुछ असली है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर उसमें सब कुछ असली है तो ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के अलावा दूसरा नाम किसी का क्यों नहीं आता सर? आपको क्या लगता है कि प्रिंस एंड्रयू यूक्रेन में जाके बच्चियों को उठाकर लेकर आते हैं? ठीक है, ये बात रॉयल फैमिली को नहीं पता होगी सर, ये बात MI6 को पता नहीं होगी। और आज कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं? मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, मतलब हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था मैं इंटरव्यू, और बड़ा दुख होता है सुनकर। क्या बोल रहे हैं यार कि अगर कानून होना चाहिए तो ब्रिटेन के जैसा कानून होना चाहिए जहां पर रॉयल फैमिली ने अपने सगे भाई को भी अरेस्ट कर लिया। बोला ऐसा कानून आना चाहिए देश में। तो मैं उन जर्नलिस्ट सर से बोलूं, सर प्लीज थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर आ जाओ। क्यों प्रिंस एंड्रयू को उठाया? प्रिंस एंड्रयू को इसलिए नहीं उठाया कि उसने बच्चियों का शोषण किया। अच्छे से पता करो, प्रिंस एंड्रयू को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि आज MI6 को यह पता चला कि प्रिंस एंड्रयू ने अपने सारे सीक्रेट जेफरी एप्स्टीन को बताए थे। जब प्रिंस एंड्रयू राजदूत बन के अलग अलग देशों में गए थे, इनकी बिजनेस मीटिंग हो रही थी, तो प्रिंस एंड्रयू ने वो हर सीक्रेट जेफरी एप्स्टीन को बताए। और ये बात आज MI6 को पता चली कि जेफरी एप्स्टीन ने ऐसा भी किया। तो जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया है बच्चियों के शोषण के लिए। वो सिर्फ दिखाया गया है दुनिया को कि हमने इसको बच्चियों के शोषण के लिए अरेस्ट किया है, कि इसके एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ था। असली अरेस्टिंग के पीछे की कहानी यह है कि तुमने इस देश के राज बेचे। एजेंट लीमा कौन है? देखो, एजेंट लीमा कोड है, RNW का एक कोड, लेकिन उसको मेरे साथ कनेक्ट किया जाता है कई बार। क्यों? अब देखो, लोगों का है कि लोग कहते हैं कि जो भी किलिंग्स हुई हैं, जैसे नेपाल के अंदर एक किलिंग हुई थी 2022 में, लाल मोहम्मद की, एक हाई सोसाइटी एरिया में, बहुत तो पैसों का बहुत बड़ा नेटवर्क, जाली करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था। सेम वही चीज जो आपने धुरंधर में देखा कि पाकिस्तान का 60,000 करोड़ के समथिंग का जो पैसा, तो जावेद खनानी नाम था। जावेद खनानी, तो आप ये लाल मोहम्मद समझ लो, ISI का बिल्कुल राइट। नेपाल में 2022 में इसको किल कर दिया गया हाई सोसाइटी के अंदर। किसने मारा? अननोन मैन ने। तो उसमें भी लीमा का नाम जुड़ता है, यानी आपका नाम जुड़ता नहीं, लेकिन कहते हैं, ऐसा है नहीं। और एक आपको और मतलब है नहीं, आप बता नहीं रहे हो।
नहीं नहीं, है ही नहीं ऐसा सर, कहते भी हैं लोग। और दूसरा क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन था, तो केबल का काम था उसका। अभी मैं नाम बोलूंगा तो फिर वहाँ से और शुरू हो गए। एक बार बहुत ही मतलब यार बीच में नाम लिया था तो तभी दुनिया भर के मैसेज आना शुरू हुआ, तो उसके ऊपर भी किलिंग्स लगी। तो वो भी लीमा कहाँ पे की, था? ये भी सेम नेपाल के अंदर, जमीम शाह नाम है उसका। अच्छा। इज द बिग बिजनेस टाइकॉन, लेकिन बड़ा बिजनेस टाइकॉन, सेम ISI का आदमी, सेम दिलशाद बेग मिर्जा का आगे का नेटवर्क, तो इसको भी शूट आउट किया। देन किसने? एजेंट लीमा ने? हाँ, और देन आप उत्तराखंड के अंदर 2 किलिंग हुई थी, उनका भी सेम आर्म डीलिंग के अंदर नाम था उसका। आर्म डीलिंग में नाम क्या था, बड़े बड़े हथियार वगैरह सप्लाई करते थे। जेडे हत्याकांड अगर आप सुनो मुंबई में, आपने एक मिड डे के बहुत फेमस क्राइम जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी, उसमें उन पिस्टल भी इन्हीं लोगों के थ्रू गया था, तो 2 लड़कों का शूट आउट हुआ था उसमें, तो उसमें भी एजेंट लिमा, लेकिन उसमें मुझे ही उठा लिया था उस केस में। तो फिर तो एविडेंस जो उत्तराखंड में शूट आउट हुआ था? उत्तराखंड में सेम, तो सारे केस है, तो लोग जोड़ते हैं कि एजेंट लिमा और लक्की बीस दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है सर, तो लोगों की कहने वाली बातें हैं। तो एविडेंस है नहीं या एविडेंस नहीं है सर ऐसा कोई भी, बट कनेक्शन है या एविडेंस नहीं सर। देखो आप दुनिया में कोई बिना एविडेंस के तो कुछ भी कर लो सर, ठीक है। दुनिया में हर चीज के लिए एक एविडेंस नहीं, आप रियलिटी बताइए ना। नहीं, रियलिटी सर, अगर देखो अगर एजेंट लीमा मैं हूं तो दुनिया भर के केस मेरे ऊपर आ जाएंगे सर। अच्छा। क्यों? अगर मैं बोलता तो फिर तो आप एजेंट लीमा नहीं है। नहीं है सर, नहीं तो सारे केस मेरे ऊपर ही आ जाने। बस। तो उत्तराखंड वाला जो किलिंग का केस था आप पे, वो जा चुका है, अभी चल रहा खत्म। अरे सर मैं बाइज्जत बरी आदमी हूँ सर इस टाइम, है? बिल्कुल। किसने मारा उनको? पता नहीं सर किसने मारा। आज सर सब सारे अननोन जितने भी लोग मर रहे हैं, कोई ना कोई तो मार ही रहा है इनको सर। लेकिन ऐसा है सर, पूरे सिनेरियो की एक ही अच्छी चीज है, जितने भी लोग मरे हैं, किसी ने भी मारा वो बात अलग है, लेकिन आप उनमें से एक आदमी ये बता दो कि अच्छा आदमी कोई मरा है सर। जो भी लोग मरे हैं सारे क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, हथियार सप्लाई करना, इनोसेंट लोगों को मारना, भारत के दुश्मन, भारत के दुश्मन, तो एक भी शरीफ इंसान नहीं है। तो जो भी मार ही रहे हैं सर वो अच्छा ही इंसान होगा। देखो, क्योंकि अगर कोई गलत आदमी को मार रहा है तो मान लिया अच्छा ही है, वो कहावत है ना दुनिया के अंदर। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जब आपने जान दिया नहीं है तो आपको जान लेने का हक ना। नहीं। ये पिक्चरों में बहुत अच्छी लगती है बोलने की बात, और ये बात पता है कब तक अच्छी लगती है? जब तक कोई अपना ना मरा हो। अगर उन्हीं में से किसी का कोई अपना खो दिया ना सर, तो ये सारी फिलॉसफी छोड़ देता है वो, फिर वो आ जाता है ग्राउंड के ऊपर। जिस आदमी का खोया उससे पूछो यार सर। आप सोचो कि कुछ एक लोग पिकनिक मनाने गए हो, उनके किसी के पति को गोली मार दी, किसी के बच्चे को मार दी, उनसे जाके पूछो ना यार सर। आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? आज 18-18 साल के बच्चे बॉर्डर्स में शहीद हो रहे हैं, ठीक है, उनके ज्यादा घर वालों से जाकर पूछो सर, वो आपको हकीकत बताएंगे सर। किन्हीं का बच्चा 20-20 साल पाकिस्तान की जेल में रहा है, लास्ट में डेड बॉडी तक नहीं आती, उन लोगों से जाकर पूछो, है ना। तो कहना बहुत आसान है ना सर कि जान लेने का। उनसे बोलो कि जो ये लोग कहते हैं कि जान लेने का अधिकार नहीं है, भाई ये जाके ये भाषण जाके मौलाना मसूद अजहर को सुनाओ ना जाकर, ये आशिम मुनीर को जाकर सुनाओ। क्यों? তো আমরা আজকে শিখবো যে কি করে আমরা ক্রোম ব্রাউজারকে ব্যবহার করে ইংলিশ টু বেঙ্গলি, বেঙ্গলি টু ইংলিশ এগুলো আমরা কনভার্ট করতে পারি। তো সেক্ষেত্রে আমরা একদম চলে যাব ক্রোম ব্রাউজারে। ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে আমরা এখানে সার্চ করব হাউ দিতে হবে না, ইংলিশ টু বেঙ্গলি ট্রান্সলেটর। সেক্ষেত্রে আমার এখানে দুটো অপশান চলে আসবে, বাঁদিকে লেখা আছে ইংলিশ আর ডান দিকে লেখা আছে বেঙ্গলি, যেটা আমার ট্রান্সলেট করে আসবে। এটা আবার তুমি চাইলে এটা চেঞ্জও করতে পারো। এখানে ইংলিশ যেখানে আছে সেখানে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে আমার এখানে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার চলে আসবে, যে আমি ইংলিশে এখানে কী চাই, মানে কিসের থেকে কী কনভার্ট করতে চাই। ঠিক আছে, তো এখানে এখন আমি কি করব, আপাতত আমার এখানে ইংলিশই থাক, যেহেতু আমি বাংলায় ট্রান্সলেশন করতে চাচ্ছি তো এখানে বাংলায় থাক, কোনো ব্যাপার না। তো আমি এখানে ছোট একটা অপশান দুটি আমি লিখি যে how to learn English। তাহলে আমার এখানে পাশে চলে আসবে যে ইংলিশ কীভাবে শিখবে, মানে কীভাবে ইংলিশ শিখবে। এর আরেকটা বিষয় কী আছে, এখানে আপনারা চাইলে এখানে ভয়েস করেও শোনা যেতে পারে, মানে যেটা আমি লিখছি
সেটাকে ভয়েস কনভার্টও করা যেতে পারে। তার জন্য কী করতে হবে, যে আমার যেখানে বাংলা লেখা আসছে তার নিচেও একটা ভয়েস ওভার দেওয়ার মতো অপশান আছে, যেখানে ক্লিক করলে পুরোটাকে এআই দ্বারা পড়ে শোনাবে। এমনকি ইংলিশের ওখানে অপশানটা আছে। তো আমি এখানে ইংলিশটাকে শুনি। How to learn English. How to learn English. হাউ টু লার্ন ইংলিশ। এবার কিভাবে বাংলাটা আমি শুনি। ইংরেজি শিখবেন? কিভাবে ইংরেজি শিখবেন? তো এখানে আরও একটা ফিচার্স এর মধ্যে অ্যাড করা আছে, যে ধরো যে আমি কোনো কিছু মুখে বলবো, সেটা আমার ইংলিশে কনভার্ট হবে, মানে সেটা আমার লেখা হয়ে যাবে। যেমন ধরো হাউ টু লার্ন ইংলিশ কুইকলি। কিভাবে দ্রুত ইংরেজি কিভাবে শিখবেন? দ্রুত ইংরেজি শিখবেন? আমি এটাকে যদি আবার বাংলাতে শুনতে চাই, তো সেম কিভাবে প্রসেস দ্রুত ক্লিক করতে হবে। ইংরেজি শিখবেন? ইংরেজি শিখবেন? হ্যাঁ, এটা একটু স্লো প্রসেসে হয়, ঠিক আছে। এর মধ্যে আরও ট্রান্সলেটার আছে গুগলের, যেগুলো ইজি টু ইউজ করা যেতে পারে। আপনি চাইলে গুগল থেকে ট্রান্সলেটর ইনস্টলও করতে পারেন। এক্ষেত্রে আরও যদি বিশদে জানতে চাই, ধরো অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এক্সচেঞ্জ করতে চাইছি। ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সচেঞ্জ করলে কী হবে, আমার এখানে লেখাও চলে আসবে। আমি এখানে বাংলায় যদি কোনো কিছু বলি, তো সেটা বাংলায় লেখা হয়ে যাবে। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। ধরো এখানে যদি আমি বলি যে আমি কালকে সকালে বাড়ি থাকবো I না, won't be home tomorrow morning. I won't be home tomorrow morning. এক্ষেত্রে ইংলিশ শেখাও সুবিধা হবে। আপনার যেটা মনে আসবে, যে কথাটা আসবে, যেটা আপনি জানতে চান, সেটা আপনার এখান থেকে ইজিভাবে একদম ইংলিশ টু বাংলা, বাংলা টু ইংলিশ করে শেখা যাবে এআই এর মাধ্যমে। এখানে আমি আরও কিছু ওয়ার্ড ট্রাই করব, যেমন আমি কিভাবে ইংলিশ তাড়াতাড়ি শিখতে পারি। How can I learn English quickly? How can I learn English quickly? একদম সুন্দর গোছানো চলে আসবে। আদার্স মানে বাইরে কোনো মাথা খাটাতে হবে না এক্ষেত্রে। এই কিছু অ্যাপ্লিকেশনও আছে, যেগুলো নিচে দেওয়া আছে, গুগল ট্রান্সলেটর। এটা যদি আমি ক্লিক করি, তখন এখানে পুরো রাইটিং ট্রান্সলেটর চলে আসবে, যেটা ওর থেকে বেটার। হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ সব রকম ফিচার্স পরপর দেওয়া আছে। স্প্যানিশ, এখানে ক্লিক করলে আমার আরও ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়ে আসবে। মোটামুটি ওয়ার্ল্ডের সব রকম ল্যাঙ্গুয়েজ আমার এখান থেকে বেরিয়ে আসবে, যেটা আমার পড়তে কিংবা লিখতে সুবিধা হবে। আপনি চাইলে এখান থেকে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজও আপনি শিখতে পারেন। যেমন হাউ টু লার্ন ইংলিশ। अंग्रेजी कैसे सीखें? अंग्रेजी कैसे सीखें? এখানে আপনি টোটাল টিউটোরিয়াল মতো পেয়ে যাবেন। এখানে ব্যাক যাওয়ার মতো অপশান নেই মনে হয়। তোমাকে ঢুকতে গেলে সেখানে আবার সেম জিনিসই টাইপ করতে হবে। সবথেকে বেশি ইজি টু ইউজ এটাই, যেটা প্রথমে আসছে, যার মধ্যে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হবে না। আমরা এখানে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা দেখব। আরবিক। আমি কিভাবে আরবিক তাড়াতাড়ি শিখতে পারবো? كيف يمكنني تعلم اللغة كيف العربية يمكنني تعلم بسرعة؟ اللغة العربية بسرعة؟ যদি আমি বুঝতে পারলাম না আরবিক এটা কি বললো।
দেখি আমি আরও কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ট্রাই করি, যদিও ভালোই লাগছে। কানাডিয়ান। ನಾನು ಅರೇಬಿಕನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಾನು ಕಲಿಯುವುದು ಅರೇಬಿಕನ್ನು ಹೇಗೆ? ಬೇಗನೆ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? অনেক অপশান আছে এখানে, যে যার মতো ইউজ করতে পারো। আবার দেখছি সব কটায় ভয় দেওয়ার অপশানটা আসছে না, এটা একটা প্রবলেম। যদি আমি এটা জানতাম না যে সব জায়গায় ভয় দেওয়ার অপশানটা আসবে না। এর মধ্যে আমি অনেক আছে যেগুলো শুনিনি আমি কখনো। নেপালি জানার ইচ্ছা আছে। মাথার উপর দিয়ে গেল। আমি কিভাবে আরবিক তাড়াতাড়ি শিখতে পারবো? তাড়াতাড়ি শিখতে পারবো? লাউ, এটা আবার কি ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ? এই সব কটাই কিন্তু আবার ইয়ে দিচ্ছে না, ভয় দেওয়ারটা দিচ্ছে না, তাহলে শোনা যেত, বেশ মজা লাগছিল।